देंगे। पिछले वीक में हमने कंप्यूटर पढ़ा और उसी का टेस्ट हुआ आपका कल। बाकी आपकी इंग्लिश चल रही है इंशाल्लाह। एग्ज़ाम से पहले आपकी इंग्लिश भी क्लोज हो जाएगी। अपनी तैयारी को बेहतर करें, टाइम दें खुद को, अपनी तैयारी को, प्रिपरेशन को। अभी तक तो है 19 की डेट कंफर्म है। अगर 19 को ना हुआ तो कल आपको पता चल जाएगा। अगर पोस्टपोन होना हुआ तो भी कल इंशाल्लाह अपडेट आ जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई गवर्नमेंट का पैचअप नहीं हुआ टीएलपी के साथ अभी तक, और मुझे लग रहा है कि शायद ये आगे जाए। तो गवर्नमेंट को वैसे करना चाहिए था। पाकिस्तान के शहरी हैं, हमारे लोग हैं, तो उनसे हमें बातचीत करनी चाहिए थी। दूसरा ये है कि एक एहतजाज ही उन्होंने रिकॉर्ड करवाना था, जाने देते, उन्हें क्या ज़रूरत थी डिस्टर्ब करने की। जाते वो रिकॉर्ड करवाते, वापस आ जाते, शुगल मेला लगाते, अपना एंजॉय करते, आ जाते वापस, क्या होना था। लेकिन मसला ये होता है, रियासत जो है ना बेटा, रियासत हमेशा पावर का शो ऑफ करती है। रियासत हमेशा पावर के साथ सबको एक डंडे के साथ हाँक के चलाना चाहती है। अभी आपको पता है कश्मीर वाले लोगों ने एहतजाज किया, उन पे भी कोशिश की गई पावर का इस्तेमाल करने की, लेकिन वहाँ कामयाब नहीं हुए। लोग जो थे अपने मुतालबात मनवा के अल्टीमेटली जिन्हें गद्दार कहा गया, इंडिया के एजेंट कहा गया, उन्हीं के साथ बैठ के फिर बात की हमने, और फिर उनके मुतालबात जो थे माने, फिर वो वापस गए। अब ये वैसे ही अगर यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा पावर शो कर देते टीएलपी वाले, तो कहीं ये ट्रेंड ना शुरू हो जाए कि जत्थों की बेस पे अवाम को इकट्ठा करके अपना मुतालबा मनवा लेना, गवर्नमेंट से रियासत को झुका देना, जिस तरह से पिछले दिनों पीटीआई ने करने की कोशिश की थी। तो ये रियासत के लिए किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं होता। रियासत कमज़ोर हो जाती है कि आप जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं चल रहे, आप लोगों की विल के मुताबिक झुक जाते हैं, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे जो है ना जी आप साइड पे रख देते हैं। तो इसलिए रियासत फिर अपना डंडा दिखाती है। खैर, ये हमारे अपने लोग हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए थी, इन्हें इंगेज करना चाहिए था, और दूसरी साइड को भी देखना चाहिए कि यार हम जो ये करना चाह रहे हैं, जिसके अंदर अब तशद्दुद को शामिल कर दिया गया या शामिल हो गया है, उससे किसे फ़ायदा हो रहा है और नुकसान किसका हो रहा है। गरीब लोग हैं सारे बेचारे, कोई घर में 10 बंदों में एक कमाने वाला है, कोई जो है ना जी मामलात हैं हर बंदे की, आपको पता है। उनमें से किसी एक शख्स को, चाहे वो ज़ख्मी हो जाए, चाहे वो इस दुनिया से चला जाए, पीछे ख़ानदान की जो बर्बादी ही है उसका ज़िम्मेदार, या उसका मतलब है कि कौन उसे संभालेगा, कौन उसका ज़िम्मेदार होगा, किसी को कोई गर्ज नहीं है। पुलिस वालों को नुकसान पहुंचाया जाए या लोगों को नुकसान पहुंचाए, दोनों पाकिस्तान के शहरी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर, हमारा टॉपिक नहीं है वो। तो अभी तक मेरे ख्याल से कोई इनका पैचअप नहीं हुआ। अगर ये 2-3 दिन और आगे खींच जाता है तो फिर पीपीएससी मेरे ख्याल से इस पेपर को पोस्टपोन कर देगी। अगर इनका कोई पैचअप हो गया तो फिर तो 19 को हो जाएगा। ठीक है, तो अल्लाह इस मुल्क पे रहम करे। ठीक है, हमें जो है ना दूसरों के घर में आग लगा के अपनी रोटी नहीं बनानी है। ठीक है, तो अगर मुल्क का नुकसान हो रहा है उसमें हम अपने पेपर को डिले होने को एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं, क्या कहते हैं, वो उसके तौर पे देख रहे हैं, तो हमें नहीं देखना चाहिए। हमें अपनी तैयारी पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, चलें जी। तो ये आपने पेपर अटेम्प्ट किया है, आपने देख लिया होगा कि इसमें सवाल किस तरह से आपके बनेंगे। हमने कोशिश की एक दरमियाना सा पेपर बनाया, ना ज़्यादा मुश्किल बनाया ना ज़्यादा आसान बनाया। कुछ सवाल हमने डाले, इसमें थोड़े से आपको मुश्किल लगे होंगे, लेकिन वो रिपीटेड सवाल हैं, पहले रिपीट हुए हैं कहीं ना कहीं।
ठीक है, जैसा कि चार्ट्स के हवाले से 1-2 सवाल डाले गए। ठीक है, और भी हैं, हम देखते हैं वन बाय वन। ये तो आसान सा सवाल था। ज़्यादा फॉलोइंग इज ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर हमने डिस्कस कर लिया था। हम किसी सीपीयू को क्या कहते हैं, ब्रेन भी कहते हैं और हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। मॉनिटर हमारे पास आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है और माउस भी हमारे पास इनपुट डिवाइस है। ठीक है, विच डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग। मोडेम का फंक्शन मैंने बताया था आपको। मोडेम क्या करती है, मॉड्यूलेशन भी करती है और डीमॉड्यूलेशन भी करती है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करती है और डिजिटल को एनालॉग में करती है। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। प्रिंटर हमारे पास आउटपुट है, स्कैनर हमारे पास इनपुट है, प्लॉटर भी आउटपुट है और स्पीकर भी आउटपुट है। तो उसने क्या पूछा हुआ है हमसे, इनपुट डिवाइस का पूछा हुआ है। स्कैनर हमारे पास क्या है जी, इनपुट डिवाइस है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जी टाइप है ये किसकी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, सिस्टम सॉफ्टवेयर की, यूटिलिटी प्रोग्राम की या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की क्या है जी, एग्जाम्पल है बेहतरीन। इसके बगैर हमारा सिस्टम चल ही नहीं सकता है। Which of the following file extension is used for MS Word .docx यूज करते हैं हम, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। IP स्टैंड फॉर, IP जो है बेसिकली हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल का एब्रीविएशन है। रिपीटेड सवाल है ये भी। ये खास किस्म का आप कह लें कि यूनिक एड्रेस होगा जो किसी भी डिवाइस को, किसी कंप्यूटर को, मोबाइल को जो दिया जाता है। ठीक है, IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहेंगे इसे हम। उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, किसी भी जो डिवाइस है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए ये जो कोड है वो जिस तरह से IPv4 है, IPv6 है, जिस तरह से, इस तरह से उनके बहुत सारे जो है ना जी IP एड्रेस मौजूद है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये इसका एब्रीविएशन है। आपको पता है हर एक वेबसाइट का अलग से URL होता है। वेबसाइट को लिखने के लिए लैंग्वेज हमने जो डिस्कस की थी HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है उसके ज़रिए हम लिखते हैं, वेबसाइट्स के बनाते हैं। और URL जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है ये क्या होगा जी, इसका एब्रीविएशन होगा। हाँ जी, आगे है जी हमारा NMS एक्सेल सेल रेफरेंसिंग B2 मीन्स। अगेन वही मैंने आपको ये कल दिखाया था कि B का मतलब क्या है, कॉलम है, 2 का मतलब क्या है, रो है। कॉलम और रो, पहले कॉलम लिखेंगे फिर रो लिखेंगे। तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि कॉलम जो है हमारे पास B है और रो क्या है, ये हमारे पास 2 है। ठीक है, इसका मतलब ये है हमारे पास। उसके बाद इन पावर पॉइंट द शॉर्टकट की फॉर स्टार्टिंग द स्लाइड शो, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। F5 की शॉर्टकट की हम यूज़ करते हैं स्लाइड शो के लिए। ठीक है, इसमें वो फ्रॉम बिगिनिंग भी कर सकता है स्टार्ट करने के लिए, या बिगिनिंग का लफ्ज़ कह दे, या सिंपल ऐसे भी कहेगा, फिर भी आपने F5 करना है। अगर वो फ्रॉम करंट स्लाइड कहे या रिज्यूम द स्लाइड शो कहे तो फिर हमने उसके लिए डिस्कस किया था शिफ्ट प्लस F5 को। दोनों शॉर्टकट की पूछता है। जब द फॉलोइंग इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम, तो एक्सेल हमारे पास क्या है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। शॉर्टकट की टू सेव एज बता चुका हूँ आपको। F12 की शॉर्टकट की यूज़ करते हैं हम। ये सिंपल सेव के लिए होता है, ये सेव एज के लिए होता है। डिफरेंस दोनों में क्या था, वो कहेगा जी हमने एक फाइल है उसे न्यू नेम के साथ, न्यू नेम और न्यू लोकेशन पे अगर हमने सेव करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, सेव एज करेंगे या F12 की शॉर्टकट की यूज करेंगे। नए नाम के साथ, नए लोकेशन के साथ। सिंपल अगर सेव करेंगे तो Ctrl+S कर देंगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली जो डेटा है वो सेव हो रहा होता है। कितने मिनट के, एवरी 10 मिनट, ये भी सवाल बना है। ऑटोमेटिकली 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली सेव हो रहा होता है डाटा, अगर आप सेव नहीं करेंगे तो। which view is used to see how the document will look when printed। तो प्रिंट लेआउट जो हमारे पास व्यू होगा, ये हमारे पास मतलब है कि प्रिंट होने के बाद जैसे हमारा पेज के ऊपर प्रिंट आएगा वैसे ही हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि यार ये प्रिंट होने के बाद हमें कैसे दिखेगा डॉक्यूमेंट।
इसमें अलाइनमेंट कैसी होंगी, इसमें जो है ना ये चीज़ें बाकी कैसी होंगी। ठीक है, फॉन्ट हो गया, मतलब जो भी आपने उसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है वो किस तरह से दिखेगी प्रिंट होने के बाद, वो जो है आपका प्रिंट लेआउट के अंदर जो है ना क्या होता है आप देख सकते हैं। ठीक है, इशू टू हाउ द डॉक्यूमेंट विल लुक व्हेन प्रिंटेड, कौन से उसमें देखते हैं, प्रिंट लेआउट में देखते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट है वो क्या है जी हमारे पास, अब मैंने बताया था कैलिबरी 11 यूज हो रहा है, इससे पहले टाइम रोमन 12 था 2003 के वर्जन में, या 2007 से पहले, 2007 के बाद से कैलिबरी 11 यूज हो रहा है, 7 से पहले टाइम रोमन 2003 था। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच की कॉम्बिनेशन इज यूज फॉर फाइंड एंड रिप्लेस, कंट्रोल प्लस एच बताया था मैंने आपको फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, कंट्रोल प्लस एफ जो है फाइंड के लिए, कंट्रोल प्लस आर जो है राइट अलाइनमेंट के लिए, कंट्रोल प्लस जी जो है गो टू के लिए। ठीक है, टू मेक सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड एंड शॉर्टकट के कंट्रोल प्लस बी यूज करते हैं। डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन वर्ल्ड में जो होती है पोर्ट्रेट होती है, और हमारे पास इसमें पावर पॉइंट में हमारे पास स्लाइड्स की ओरिएंटेशन कौन सी होती है, लैंडस्केप होती है, ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। विच मेन्यू इज यूज टू इंसर्ट अ टेबल इन अ वर्ल्ड, तो इंसर्ट में जाके आप करेंगे, इंसर्ट में जाके आपने टेबल इंसर्ट करनी है, आपने जो है ना जी पिक्चर इंसर्ट करनी है, आपने जो कुछ भी इंसर्ट करना है वो इंसर्ट से जाके करेंगे, इंसर्ट टैब से। ठीक है, उसके नेक्सल फाइल है विच एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट डॉट एक्सएल एस जो है ये एक्सटेंशन है हमारे पास एक्सेल की, ऑलरेडी कर चुके हैं हम। असल इज आ इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम के मिलने से हमारे पास क्या बनता है, एक सेल बनता है विच सिंबल इज यूज टू बिगिन अ फार्मूला, इक्वल का साइन लगाते हैं। ठीक है, शॉर्टकट टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट, ये बताया था मैंने आपको, वर्कशीट अगर आपने ऐड करनी है तो शिफ्ट प्लस F11, वर्क बुक करनी है तो कंट्रोल प्लस N, पूरी की पूरी वर्क बुक अगर करनी है आपने कंट्रोल प्लस N और शिफ्ट प्लस F11 यूज करेंगे हम किसके लिए, अगर आपने एक वर्क बुक के अंदर एक शीट ऐड करना चाह रहे हैं अगर आप। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास इन एक्सेल अ चार्ट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग, चार्ट जो है इंसर्ट में जाके क्रिएट करेंगे, आप इंसर्ट में जाएंगे आगे बस चार्ट का ऑप्शन होगा, उधर से आप क्या करेंगे जी इंसर्ट कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे चार्ट को। ऑटो सम में हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली टोटल द सिलेक्टेड सेल, ये ऑप्शन बनेगा ऑटो सम का नाम से आइडिया, और ऑटोमेटिकली क्या करेगा सम करेगा, टोटल करेगा किसे, सेल। तो ठीक है जी, ऑटो सम बटन का पूछता है अक्सर वो। उसके बाद हमारे पास इन पावर पॉइंट फाइल है विच एक्सटेंशन पीपीटी एक्स हमारे पास हो जाएगी, और डुप्लीकेट स्लाइड कंट्रोल प्लस डी मैंने आपको बताया था, ये सारे करवा चुका हूँ मैक्सिमम से। ट्रांजिशन इन पावर पॉइंट आर यूज्ड फॉर, ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक स्लाइड कैसे इंटर होगी और कैसे जाएगी। ये क्या होगी जी, मूवमेंट ऑफ स्लाइड, स्लाइड्स की जो मूवमेंट है उसे दिखाने के लिए हम क्या करते हैं जी ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं। उसके बाद एनिमेशन में हम टेक्स्ट की मोशन को, तो ऐड मोशन इफेक्ट टू द टेक्स्ट, या ऑब्जेक्ट के ऊपर या टेक्स्ट के ऊपर, दोनों कह सकते हैं, टेक्स्ट भी कह सकते हैं ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। हम एनिमेशन अप्लाई करते हैं, ऑलरेडी आपको ये अच्छी तरह से करवा चुका हूं मैं डिटेल में, बेटा मैं आपको एग्जांपल के साथ ये चीजें करवा चुका हूं, जिनके जो चीजें मैं करवा चुका हूं उसके ऊपर टाइम नहीं लगा रहा, फायदा कोई नहीं है। ठीक है, which tab contain the option to change slide layout, स्लाइड का आपने लेआउट चेंज करना है तो कहां से जाके करेंगे हम, तो होम टैब में करेंगे। होम टैब के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होगा लेआउट का। लेआउट बेसिकली क्या है, मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास अगर स्लाइड है इसमें आप देखते हैं जी, एक हमारे पास स्लाइड में यहाँ प्लेस होल्डर बना हुआ है डॉटेड, एक यहाँ बना हुआ है, ठीक है इस तरह से। अच्छा, एक और हमारे पास स्लाइड है उसमें इस तरह से दो बने हुए हैं प्लेस होल्डर, ये सारे क्या है मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप के क्या है जी लेआउट्स हैं। ठीक है, टेक्स्ट डालने के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो है ना लेआउट मिल जाएंगे, जो लोग बनाते हैं प्रेजेंटेशन उन्हें पता होगा।
विच वी शो मिनिएचर वर्जन। मिनिएचर का लफ्ज मैंने यूज किया था स्लाइड सॉर्टर व्यू में। स्लाइड मिनी होके ज्यादा देख सकते हैं हम एक उसके अंदर। मतलब है कि स्क्रीन के ऊपर या एक स्लाइड के अंदर एक से ज्यादा स्लाइड्स को हमने स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या किया था कि एक से ज्यादा स्लाइड्स जो है उन्हें हम एक ही व्यू में देख सकते हैं। हमने स्लाइड की उनकी अरेंजमेंट आगे पीछे करनी है, डिलीट करनी है, ऐड करनी है, ये सारा हम स्लाइड सॉर्टर व्यू में करते हैं। मिनिएचर व्यू भी कहा था इसे हमने, ठीक है। इन एमएस ऑफिस स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक F7 की से करते हैं हम, ठीक है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच प्रोसेस द डेटा, स्टोर द डेटा, दोनों काम करते हैं। प्रोसेस भी स्टोर भी करेगा, प्रोसेस भी करेगा, बोथ ही एंड भी आ गया इस तरह से आपको देगा, बोथ में भी और नन ऑफ दिस में भी देगा। हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज को कहेंगे हम फादर ऑफ कंप्यूटर, बेबेज साहब हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहेंगे, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम कंप्यूटर, ये लफ्ज मैंने आपको लिखवाया था। इसका ये लैटिन कौन सा लैंग्वेज का लफ्ज है, ये भी सवाल पूछा गया है। ये लैटिन लैंग्वेज का लफ्ज है कंप्यूटर, जिसका मतलब है टू कंप्यूट, टू कैलकुलेट, टू काउंट, काउंट करना, कैलकुलेट करना, कंप्यूट करना, इसका मतलब है। द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, हार्डवेयर होगा। जिसे टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते हम, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस मौजूद नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे जी, सॉफ्टवेयर कहेंगे। सॉफ्टवेयर मैंने एग्जांपल दी थी कि हमारी रूह, इंसान की जो रूह है वो हमारा सॉफ्टवेयर है। हमारी ये जो बॉडी है जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है, ये क्या है, हमारा हार्डवेयर है। मैंने आपको अच्छी तरह से करवाया है। विच पार्ट ऑफ CPU परफॉर्म कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, ALU, अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन जो है ALU जो है, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे जो काम हैं ये लॉजिकल ऑपरेशन से हैं। तो ये कौन सा पोर्शन करता है, हमने CPU के दो हिस्से देखे थे ना, एक CU दूसरा ALU। CU क्या करेगा, कंट्रोल करेगा कंप्यूटर के सारे फंक्शंस को, और ALU क्या करेगा जी, लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं उन्हें जो है ना परफॉर्म करेगा। रजिस्टर बेसिकली आपको बताया इनसाइड CPU के अंदर दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी मेमोरी है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ ये सवाल देखिए जरा, इसलिए डाला है कि अब आपने प्रोग्राम किया होगा, सिर्फ उसने इंस्ट्रक्शन भी डाल दी, कमांड भी डाल दी, तो ऑल ऑफ दिस ठीक होगा कि हमारे पास सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक सेट होता है किसका, प्रोग्राम्स का, इंस्ट्रक्शन का या फिर कमांड्स का, ठीक है, जो कि जरूरी होते हैं सिस्टम को चलाने के लिए, या इंसान की हेल्प कर रहे होते हैं, या सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तीन टाइप्स हमने देखी थी इसकी सिस्टम सॉफ्टवेयर। इस तरह हमारे पास विंडोज है, एंड्रॉयड है, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। दूसरा हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखा था, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये जो ऐप आपके मोबाइल में इतनी सारी ऐप है, जूम ऐप, अगर आपकी क्लास हो रही है तो सारा क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी प्रोग्राम में हमने क्या देखे थे, हमने देखे थे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीवायरस जो हम इंस्टॉल करते हैं, एंटी स्पाईवेयर जो करते हैं, एंटी मालवेयर करते हैं, स्क्रीन सेवर है, बैकअप डेटा, ये सारा आपके क्या यूटिलिटी प्रोग्राम से है, ठीक है। तो तीन टाइप्स हमने देखी थी सॉफ्टवेयर्स की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन टू, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मकसद क्या होता है, कंट्रोल द हार्डवेयर, इसका ये काम होता है। परफॉर्म यूजर स्पेसिफिक टास्क, उसका ये काम होता है। मैनेज मेमोरी या बूट द सिस्टम, कंट्रोल हार्डवेयर को तो करेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो आपके ड्राइवर हैं ये भी सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने कंपाइलर और इंटरप्रेटर को भी देखा था, सिमिलर, ठीक है। तो परफॉर्म यूजर स्पेसिफिक टास्क जो है मैंने बताया था कि एक यूजर है वो अपने काम को आसान बनाने के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर बनाता है तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। जिस तरह MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, हम अपने काम को आसान बनाने के लिए बनाते हैं, इससे सिस्टम की एफिशिएंसी पे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि आप अपने सिस्टम के अंदर MS ऑफिस नहीं करेंगे तो आपका सिस्टम वर्क ही नहीं करेगा, आपका सिस्टम अपना काम करता रहेगा। अगर आपके मोबाइल में प्ले स्टोर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिस्टम पे कॉल नहीं हो सकेगी मोबाइल पे, ठीक है। मतलब ये है कि ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंसान की अपनी
काम को आसान बनाने के लिए इंसान ने बनाया। यूजर स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक टास्क जो के लिए बनाया जाता है करने के लिए। डेसिमल नंबर सिस्टम बेस करता है 10 पे, ठीक है, ऑक्टा 8 पे करता है, और बाय जो होगा वो हमारे पास 2 पे हो जाएगा। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, वीटीआई जो है हमारे पास, वीटीआई से आपने क्या करना है, एमए करना है। तो पहली जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, दूसरी ट्रांजिस्टर, तीसरी इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथी माइक्रो प्रोसेसर और पांचवी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 5 जनरेशन है और पांचों में वो पूछता है कौन सा जो एनर्जी यूज किया गया है इसमें जनरेशंस के अंदर। आप ये कहेंगे वैक्यूम ट्यूब को यूज किया गया, फिर ट्रांजिस्टर को किया गया, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट को किया गया, फिर माइक्रो प्रोसेसर को, और फिर उसमें हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। ठीक है, वीटीआई से आपने क्या करना है जी, एमए करना है। तो इस तरह से आपकी पांचों जनरेशन का काम हो गया, याद रह जाएगा। तो कौन सी पूछी उसने, थर्ड पूछी। थर्ड में कौन से आज हमारे पास, आई से इंटीग्रेटेड सर्किट, ये ऑप्शन आपका बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं जी। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है एमए, चौथे पे एम था हमारे पास, माइक्रो प्रोसेसर यूज करेंगे हम। उसके बाद है जी हमारे पास द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड ए बिट, ऑलरेडी करवा चुका हूँ, 0 और 1 की फॉर्म में। बिट मिलके बाइट बनाएंगे, बिट मिलके निबल बनाएंगी, और बिट मिलके बाइट बनाएंगी, बाइट मिलके केबी मिलके एमबी मिलके जीबी मिलके टीबी, और टीबी मिलके पीबी, पीटाबाइट। 10 की ताकत 15, ये बताया था मैंने आपको सारा। पूछता है सवाल, ठीक है। टीबी टेराबाइट 10 की ताकत 12, जीबी गीगाबाइट 10 की ताकत 9, पूछता है ये। 1 GB इज इक्वल टू 1 TB इज इक्वल टू, पीबी पेटाबाइट मिलके बनाती है एक्साबाइट 10 की ताकत 18, एक्साबाइट मिलके बनाती हैं 1024, एक्साबाइट मिलके क्या बनाएंगे, एक जीटाबाइट बनाएंगे 10 की ताकत 21। सारे सवाल रिपीट हुए हैं, ऑलरेडी करवा चुका हूं बेटा आपको मैं। हाँ, ये क्या है क्वेश्चन, विच फीचर अलाउ यू टू अरेंज डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। डेटा सॉर्ट का मतलब यही होता है, डेटा को सॉर्ट करना, मतलब अरेंज करना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। ठीक है जी, डेटा सॉर्टिंग का मतलब यही होता है। नेक्स्ट सवाल है जी, टू इंसर्ट ऑन न्यू वर्कबुक। नई वर्कबुक का मैंने आपको बताया Ctrl+N, नई वर्कशीट का Shift+F11 की शॉर्टकट की, ये रिपीट हुई है बहुत बार। सिलेक्ट एन इंटायर रो, मैंने सिलेक्ट करके दिखाया था आपको। 2 तरीके थे, एक तो शॉर्टकट की थी इसके लिए Shift+Spacebar की, दूसरा ये था कि रो का जो हेड है, उसके ऊपर क्लिक करने से भी आप सिलेक्ट कर सकते थे एक रो को। ठीक है, 2 तरीके थे, एक तो Shift+Spacebar, दूसरा रो का जो हेड है उसके ऊपर क्लिक करके भी आपकी पूरी रो सिलेक्ट हो सकती है। ठीक है, इंटायर कॉलम का मैंने आपको बताया Ctrl+Spacebar, क्लिक ऑन द कॉलम हेडर, आ गए हैं तो बोथ आएगा बेटा। इसका आंसर क्या आएगा, बोथ आएगा। कॉलम हेडर के ऊपर मैंने क्लिक करके दिखाया था आपको, या फिर Ctrl+Spacebar, C से कॉलम मैंने आपको कहा था कि कॉलम किधर लगेगा, शिफ्ट किस तरह आएगा, मतलब कंट्रोल किसके साथ आएगा, शिफ्ट किसके साथ आएगा। स्पेसबार तो सेम है। जहां से आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, मैंने आपको याद करने का तरीका ही बताया था इसे। तो एडिट द एक्टिव सेल में मैंने आपको ये शॉर्टकट की बताई थी। एक्टिव सेल एक सेल है, जिस एक्टिव सेल कौन सा होता है, जिसमें आप काम कर रहे होते हैं, जो हाईलाइटेड होता है, जिसमें आप वर्क कर रहे होते हैं, वो आपका एक्टिव सेल होता है। उसमें आपने एडिट करना है, कुछ लिखना है, तो F2 की शॉर्टकट की यूज करेंगे। ठीक है, फॉलोइंग इज अ वैलिड फार्मूला। उसने कहा जी कौन सा फार्मूला हमारा वैलिड है, तो सबसे पहले इक्वल का निशान लगाएंगे। मैंने आपको फार्मूले के 2 तरीके बताए थे लिखने के, प्रैक्टिकली करके दिखाया था। एक तो आपके पास ये है, जो भी आपके पास कॉलम है या जो भी आपके सेल हैं, हम इक्वल का निशान लगाएंगे। जो सेल आप ऐड करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, उन्हीं को आप क्या करते जाएंगे, ऐड या माइनस या फिर मल्टीप्लाई या डिवीजन उनके आप कर देंगे बराबर। इक्वल का साइन लगाया, A1 आपने सेल ऐड किया प्लस B1 कर दिया। ठीक है, दूसरा तरीका इसका ये था कि मतलब अगर रेंज में हमने करना हो
तो हम कैसे करते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं, फिर हम ब्रैकेट लगाते हैं A1 सेल से, फिर हम इस तरह से कॉलन का साइन यूज करते हैं और हम यहाँ कर लेते हैं F5 तक इस तरह से, फिर हम इसे ब्रैकेट को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, इसमें रेंज है हमारे पास सेल A1 से लेके F5 तक जो है हमारे पास, बल्कि इसमें हमारे पास अगर ये है तो इसे हम यहाँ F1 तक करेंगे, इस तरह से कर लें। रेंज ही आप रेंज कोई भी इसमें डाल सकते हैं, मतलब लिखने के लिए हमें फिर यहाँ कॉलन का साइन यूज करना पड़ेगा रेंज के अंदर करो हमारे पास। तो एक ये तरीका है, दूसरा ये तरीका है, लेकिन इक्वल का साइन आप लगाएंगे सबसे पहले। ये भी तरीका गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, फार्मूला लिखने के लिए आपको सबसे पहले इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा। ऑटो सम बटन क्या करता है, ऑटोमेटिकली इंसर्ट विच फंक्शन, तो ये क्या करेगा जी, सम करेगा। ऑटो सम से आपको आइडिया हो रहा है, सम करेगा जी, ये क्या करेगा जी, सम करेगा। नेक्स्ट है टू द फाइल दैट कंटेन वन और मोर वर्कशीट इज कॉल्ड वर्कबुक। मैंने बताया था कि सबसे छोटा सेल जो होगा, मतलब जो सबसे छोटा यूनिट होगा एक्सेल के अंदर वो सेल होगा। सेल मिलके एक वर्कशीट बनाएंगे, एक वर्कशीट फिर दूसरी वर्कशीट फिर तीसरी वर्कशीट। ये जो वर्कशीट्स हैं ये मिलके एक पूरी वर्कबुक बनाएंगे। जो एक्सेल की फाइल है उसे हम वर्कबुक कहेंगे या बुक 1 कहेंगे। बाय डिफॉल्ट नेम उसका जो है ना जी बुक 1 है और उसकी फाइल को हम वर्कबुक कहेंगे। ठीक है, वर्कबुक हमारे पास कॉम्बिनेशन होती है वर्कशीट का, दिखाई भी थी मैंने आपको। एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट कितनी शीट हो सकती हैं, ये सवाल बनता है। 2013 के वर्जन में या उसके बाद जो अभी तक हमारे पास वर्जन आए हैं एक्सेल के, उसमें एक है बाय डिफॉल्ट। उससे पहले जो वर्जन थे 2007 का या इससे पहले वाले, उसमें 3 थी बाय डिफॉल्ट शीट एक वर्कबुक के अंदर। तो सवाल की आप स्टेटमेंट को देखिएगा, अगर उसने ईयर मेंशन किया हुआ तो फिर ऐसे ही कर लीजिएगा, वरना जो लेटेस्ट चल रही हैं आप उसी को ठीक करेंगे कि अब कितनी है। ओके, इन एक्सेल रो आर लेबल्ड एंड रो, मैंने आपको बताया था नंबर्स के साथ। ऐसे रो जो थी हमारे पास ऐसे थी बेटा, 1 2 3 ये रो थी। ये हमारे पास क्या थे, कॉलम थे। कॉलम को हमने A B C इस तरह से मेंशन किया था। ऊपर से नीचे ये कॉलम है, ये हमारे पास कॉलम है। ये अल्फाबेट से इन्हें किया गया था, मतलब है कि हाईलाइट या मेंशन। ठीक है, रिप्रेजेंट किया गया था किसके साथ, अल्फाबेट के साथ। कॉलम्स को, रो को नंबर्स के साथ। इसमें ये बताया गया नेक्स्ट, रोज आर लेबल्ड एज नंबर्स, रो जो है नंबर के साथ, कॉलम जो है अल्फाबेट के साथ। Which feature allow you to apply a condition based formatting? हाँ जी, कंडीशन बेस्ड फॉर्मेटिंग जो है ये ऑटोमेटिकली अगर आपने अप्लाई करनी है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे आप। कंडीशन फॉर्मेटिंग में हमारे पास ऑटोमेटिकली कुछ जो है ना फॉन्ट स्टाइल कहने हैं आप, जो है ना बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, मतलब कोई भी फॉर्मेटिंग है स्पेसिफिक जो है वो ऑटोमेटिकली आप जो है ना जिसमें जाके क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड टू क्रिएट मैक्रोज इन एक्सेल। मैक्रोज होते क्या है, बेसिकली से भी आप कह सकते हैं कि ये रिपीटेटिव टास्क जो आपने बार बार परफॉर्म करने होते, जैसे आपने कोई फॉर्मेटिंग करनी है, कोई डेटा कॉपी करना है, बोल्ड करना है, कोई हेडर शेडर आपने कोई चीज सेट करनी है, तो ये क्या करते हैं जी आप मैक्रोज में रखते हैं ताकि आपका टाइम सेव हो सके। ठीक है, ये इसका मकसद होता है। तो इसमें क्या पूछा गया, उसने लैंग्वेज कौन सी यूज करते हैं मैक्रोज को ऐड करने के लिए, तो लैंग्वेज यूज करेंगे हम VBA, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन की जो लैंग्वेज है वो यूज करेंगे किसके लिए जी, मैक्रोज को क्रिएट करने के लिए। तो शॉर्टकट की टू इंसर्ट द करंट डेट इन अ सेल, अक्सर सवाल बना है, बहुत दफा रिपीट हुआ है। तो आपने करंट डेट अगर ऐड करनी है तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन की शॉर्टकट की यूज करें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन ये टाइम के लिए होता है, टाइम के लिए अगर आपने टाइम ऐड करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आप इसे कहेंगे सेमीकोलन। अच्छा, करंट टाइम एंड डेट भी कह देता है कभी कभी, कभी कभी वो सिर्फ टाइम का कहेगा, कभी कभी वो करंट टाइम एंड डेट कह देगा। तो उसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, अगर सिर्फ डेट हो, सिर्फ डेट आपने करंट डेट ऐड करनी है एक्सेल में, तो आप कंट्रोल प्लस सेमीकोलन की शॉर्टकट की यूज करेंगे। ठीक है। व्हाट इज पर्पस ऑफ डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन जो आप लगा देते हैं, मिसाल के तौर पर आप एक्सेल में यूज कर रहे हैं डेटा वैलिडेशन, और आप उसमें लगा देते हैं जी जो हमारे सेल हैं उसमें हम 1 से लेके
100 तक नंबर ऐड कर सकती हैं, बस इससे ज्यादा नहीं कर सकते। कोई भी आप कंडीशन लगा देते हैं तो आप कोई भी आगे उसमें 200 या 101 या 200 या 250 या 150 कोई भी नंबर, मतलब आपने डाटा वैलिडेशन लगा दी 0 से लेके 100 तक, 100 के बाद कोई भी डिजिट है वो कोई इंटर नहीं कर सकेगा। ये आपकी डाटा वैलिडेशन है। ठीक है, डाटा वैलिडेशन फीचर जो है हमारे पास ये किधर होगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा। क्या कह रहा है, रिस्ट्रिक्ट डाटा एंट्री बेस्ड ऑन रूल्स। जो आपने लगा दी उस पर कंडीशन, वो रिस्ट्रिक्ट करेगा, उससे बाहर जो डाटा है वो इंटर नहीं करने देगा आपको। ये डाटा रिस्ट्रिक्शन इसमें लगाते हैं बेसिकली हम डाटा वैलिडेशन में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास विच टाइप ऑफ रेफरेंसिंग रिमेन फिक्स वाइल कॉपीड टू एन अदर सेल। इसमें रेफरेंसिंग के लिए वो बार बार पूछता है साइन हम कौन सा यूज करते हैं, तो डॉलर का साइन इसमें हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 2-3 तरह की वैसे रेफरेंसिंग होती है। रिलेटिव रेफरेंसेस होती है, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। रिलेटिव में हमारे पास ये होता है कि एक सेल में हमने क्या किया जी, अप्लाई की विच टाइप ऑफ रिमेन फिक्स एंड कॉपीज टू, मतलब कोई भी हमने मतलब है कि इसमें रेफरेंसिंग हमने लगाई सेल के ऊपर, जब हम उसे कॉपी करके दूसरे सेल पे अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगी जी, चेंज हो जाएगी रिलेटिव रेफरेंसेस के अंदर। ठीक है, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में वो चेंज नहीं होगी। जैसे डाटा वैलिडेशन आपने एक सेल में लगाई थी, कॉपी करके आप उसे दूसरे सेल में जाकर लगाएंगे तो सेम वैसे ही रहेगी। ठीक है, मिक्स्ड में हमारे पास जो है ना जी वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, मतलब मिक्स होगा, आप इस तरह से समझ लें। 3 तरह के जो है ना आप कह लेंगे सेल रेफरेंसिंग हम यूज करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं जी, डॉलर का साइन यूज करते हैं। इस तरह से कहने आप ए, इस तरह से हम क्या करते हैं जी, रेफरेंसिंग देते हैं सेल की। डॉलर का साइन पूछता है साइन कौन सा यूज करते हैं, डॉलर का साइन हम इसके लिए यूज करेंगे सेल रेफरेंसिंग के लिए। इन एक्सेल व्हाट डज द रिकॉर्ड मैक्रोज, मैक्रोज का ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। इसमें हमारे पास क्या है, रिकॉर्ड की स्ट्रोक्स एंड ऑटोमेट टास्क। आपने कोई भी टास्क बार बार करना है, वो फॉर्मेटिंग हो सकती है, वो आपकी कॉपिंग है, बोल्ड, कोई भी मतलब आपने करना है अपना टाइम बचाने के लिए, तो आप क्या करते हैं, रिकॉर्ड मैक्रोज के हिसाब से उसे सेट कर देते हैं। रिकॉर्ड करता है की स्ट्रोक्स को एंड ऑटोमेट द टास्क, जो आप काम बार बार कर रहे हैं वो हम उधर डाल देते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। हम उसे इजिली जो है ना जीवन एक क्लिक के ऊपर उसे यूज कर सकते हैं। ETL का पूछा हुआ है उसने स्टैंड फॉर एक्सेल के अंदर। ETL जो है हमारे पास एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड, मतलब डाटा को लेना, एक्सट्रैक्ट करना, हासिल करना मुख्तलिफ सोर्सेज से। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है उसे मॉडिफाई करना, उसमें कोई थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है, सेटिंग करनी है वो करना। लोड का मतलब होता है सेव करना यहाँ इसके मुताबिक। तो ये सारे का सारा काम ETL के अंदर हो रहा होता है एक्सेल के अंदर। ETL का मतलब ये है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, विच चार्ट बेस्ट शो डाटा कंपोजिशन। डाटा कंपोजिशन के लिए अब डिफरेंट चार्ट्स यूज हो रहे होते हैं। आप ये देखें जैसे लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, कॉलम चार्ट है और बार चार्ट है। इसमें थोड़ा सा चले मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। लाइन चार्ट कैसे होगा हमारे पास, इस तरह से होगा। आप देखते हैं इस तरह से आपके पास लाइन एक चल रही होती है, ये आपका लाइन चार्ट है। ठीक है, लाइन चार्ट में अगर आप देखें तो इसका बेसिकली ट्रेंड्स जो होते हैं, ट्रेंड क्या चल रहे हैं वो शो करने के लिए यूज हो रहा होता है। पाई चार्ट को बाद पाई चार्ट चले, पाई चार्ट जो होगा हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। ये हमारा पाई चार्ट है। हम इसमें परसेंटेज एग्जैक्ट डेटा बता रहा हूँ, तो 75% एक चीज है, 10% दूसरी है। 75 के लिए थोड़ा सा सर्कल बड़ा बनाना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, ये क्या है जी हमारे पास 75% जो है ना जी एक चीज है, 10% एक है, ये तो 85 हो गया। और जो है ना जी इसका सर्कल भी बड़ा बनाना पड़ेगा। 10% 85 और 8% और 7%, इस तरह से। ठीक है, अब पूरा हो गया 100%। तो मतलब ये है कि पाई चार्ट जो एक तो कॉमन ही है, डाटा की कंपोजिशन को शो करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल यही हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर का आप एग्जैक्ट जो परसेंटेज है उसके हिसाब से डाटा की जो कंपोजिशन है वो बता सकते हैं। इस आंसर इसका ठीक यही बनेगा। चार्ट बेस्ट शो डाटा कंपोजिशन, बेस्ट शो यही होता है।
ठीक है। उसके बाद कॉलम चार्ट है और बार चार्ट है। कॉलम चार्ट में आपका जो है ना जिस तरह से कॉलम बने होते हैं, इस तरह से आप देखें, इस तरह से आपके बने होंगे, इसमें हम कंपैरिजन देख रहे होते हैं। और बार चार्ट में भी हमारे पास क्या होता है, चलो मैं इधर लिखूंगा, बार चार्ट में भी हमारे पास बार बने होते हैं, इस तरह से बार बने होंगे, इस तरह से आप क्या लें। ठीक है, तो बेसिकली क्या है हमारे पास यहाँ पे, इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है जी, पाई चार्ट है डाटा की बेहतरीन कंपोजिशन के लिए। फ्रीज पैन फीचर इज फाउंड अंडर विच टैब, तो फ्रीज पैन जो हमारे पास फीचर है ये हमारे पास किधर होगा जी, व्यू टैब के अंदर होगा फ्रीज पैन हमारे पास। इसमें रो कॉलम इसमें होता पता भी क्या, देखें बना देता हूं, हमारे पास ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, 1 2 और 3। आप जब स्क्रॉल करते हैं ना, मतलब आपकी शीट बहुत बड़ी है, आप नीचे वाली जो लाइनें हैं वो ऊपर लेके आएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो ये ए बी सी भी खत्म हो जाएगा, 1 2 3 भी खत्म हो जाएगा। जब आप वर्टिकली मतलब है कि मूव करेंगे अपने शीट को तो ये शो नहीं होगी आपके कॉलम के नंबर, कॉलम के जो नाम है ए बी सी डी। अगर आप हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे अपनी शीट को तो आपके रो के नंबर भी शो नहीं होंगे। अगर आप शो करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, फ्रीज पैन फीचर जो है ये अप्लाई कर देंगे। उससे ये होगा आप जितना भी स्क्रॉल कर रहे हैं अपनी शीट को, अपने पेज को, आपको टॉप के ऊपर ये नंबर भी नजर आएंगे और ये नंबर भी नजर आएंगे। ये आपका फ्रीज पैन फीचर होता है। तो इसमें उसने क्या पूछा जी, फ्रीज पैन फ्रीज पेन फीचर इज फाउंड अंडर विच टैब, तो ये व्यू टैब के अंदर मौजूद होते हैं, वहां से इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टैब का पूछा हुआ है उसने। अब तक बेसिकली देख रहे हैं ना व्यू, आप व्यू को ठीक कर रहे हैं, व्यू को बेहतर करना तो व्यू में मिलेगा आपको ये विच फीचर रिपीट पैटर्न ऑटोमेटिकली व्हेन ड्रैगिंग द फिल हैंडल। ऑटो फिल आपको पता है, कल भी हमने देखा था, उसे पकड़ के आप खींचेंगे तो जिस तरह नंबर होता है ना, आपने 2 1 यहाँ पे आपने लिखा 1, यहाँ लिखा 2, यहाँ से आप क्या करेंगे जी, पकड़ के जो हैंडल है उसे खींचेंगे तो यहाँ 3 लिख जाएगा ऑटोमेटिकली, 4, इस तरह पूरी गिनती पूरी हो जाएगी। ये क्या होता है बेसिकली, ऑटोफिल आपका क्या होता है जी, ड्रैगिंग जब आप करते हैं पकड़ के तो ऑटोफिल जो है ना आपका हो रहा होता है जी, उसने पूछा है। द ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मैंने बताया था, आप चेंज करते हैं रो को कॉलम में और कॉलम को रो के अंदर। मैथ में भी आपने पढ़ा था ट्रांसपोज। which टाइप ऑफ चार्ट शो चेंज ओवर टाइम, चेंज ओवर टाइम जो है ये आपका जो है ना जी लाइन चार्ट करेगा चेंज ओवर टाइम, टाइम टू टाइम जो है ना जी, आज ये है, ये कल ये है, परसों ये है। देखें आप जो है ना क्रिप्टो अगर कोई यूज करता है तो उसमें क्या होता है, उसमें ये है ना ऐसे यहाँ हमारे पास जो है ना डेली का टाइम के साथ साथ, वक्त के साथ साथ, घंटे का, मिनट का, सेकंड का, वो पूरा यहाँ हमारे पास होता है, मेंशन होता है। मतलब आज 10 तारीख है, कल 11 है, कल 12 है, परसों 15 है। इसे मजीद जूम करेंगे तो एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का आपको जो ट्रेंड है टाइम के हिसाब से वो आपको नजर आएगा। कौन से चार्ट में, लाइन चार्ट में। ये लाइन चार्ट ही तो है आपका। ठीक है, आजकल मेरे ख्याल से क्रिप्टो की मार्केट नीचे जा रही है। कल मैं न्यूज सुन रहा था कि 9-10 ट्रिलियन डॉलर जो थे वो डूब गए इन्वेस्टर के। ठीक है जी, तो आजकल ये नीचे जा रहा है, ऐसे नीचे आ गया, ऐसे इधर आ गया, नीचे की तरफ आ गया ग्राफ। Which corner of the world window has the zoom control? ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ आपको लेक्चर में। मैंने बताया था लोअर राइट, नीचे की तरफ, यहाँ पे हमारे पास जूम इन और जूम आउट था, 10% मिनिमम था और 400% कर लें उसमें एक्सेल में और पावर पॉइंट में मैक्सिमम। वर्ल्ड में 10% से 500% तक और एक्सेल में 10% से 400%, पावर पॉइंट में भी 10% से 400%, मिनिमम 10%, मैक्सिमम 400%। एक्सेल में और पीपीटी में बाय डिफॉल्ट 100%, ये भी बताया था मैंने आपको तीनों में। ठीक है, ये कहाँ पे मौजूद है, लोअर राइट, नीचे की तरफ है, और कौन सी साइड पे, राइट की साइड पे। ठीक है, जूम परसेंटेज। उसके बाद है जी हमारे पास टू ओपन प्रिंट प्रीव्यू।
प्रिंट प्रीव्यू अगर आपने देखना है तो उसके लिए शॉर्टकट की Ctrl+F2 है। प्रिंट प्रीव्यू क्या है कि प्रिंट होने से पहले हम देख लेते हैं कि प्रिंट होने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा। ठीक है, Ctrl+F2 की शॉर्टकट ही इसके लिए यूज करेंगे। शॉर्टकट टू हाइड अ सिलेक्टेड रो ऑलरेडी करवाया है मैंने आपको। ठीक है, तो इसके लिए हम Ctrl+9 की शॉर्टकट की यूज करेंगे और Shift+S यूज करेंगे हाईलाइट करने के लिए, एक रो को हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, जबकि उसे हाईलाइट करने के लिए Shift+S, उसे हाइड करने के लिए Ctrl+9 की शॉर्टकट की यूज करेंगे हम। ठीक है, ऑलरेडी करवा चुका हूं आपको, ये मैंने उधर करके दिखाई थी प्रैक्टिकली लास्ट लेक्चर में, एक्सेल वाले लेक्चर में। शॉर्टकट टू हाइड सिलेक्टेड कॉलम्स, अगेन अगर अपने कॉलम को अगर आपने हाईलाइट करना है, उसे जो है ना जी आपने, आप कह लें कि हाईलाइट ही कहेंगे उसे, या उसे कहेंगे कि सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हमने Ctrl+S की शॉर्टकट की थी। अब हाइड करने, अब उसे छुपा रहे हैं, तो Ctrl+0 की शॉर्टकट की मैंने बताई, ओ नहीं है, ये 0 है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास शॉर्टकट की टू मूव द बिगिनिंग ऑफ द वर्कशीट। ऑलरेडी मैंने करवाया आपको, बल्कि प्रैक्टिकली करके दिखाया था। Ctrl+Home की जैसे प्रेस करेंगे, आपका जो कोई भी मतलब किसी भी सेल में आप मौजूद थे, आप सेल A1 में पहुंच जाएंगे। कौन से सेल में? सेल A1 में पहुंच जाएंगे। बिगिनिंग ऑफ द वर्कशीट, शॉर्टकट टू डिस्प्ले द इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स। इंसर्ट में जो है ना जी, इसकी जो शॉर्टकट की पूछी गई है हमारे पास, Shift+F3 की शॉर्टकट की है जी। कोई भी चीज आपने इंसर्ट करनी है, ठीक है, आपने कोई फार्मूला इंसर्ट करना है, आपने कुछ और इंसर्ट करना है, शॉर्टकट टू जूम इन और जूम आउट। जूम इन करेंगे, जूम आउट करेंगे, तो उसके लिए शॉर्टकट तो नहीं है, बल्कि इसके अंदर आप ये देखें कि Ctrl+स्क्रॉल व्हील, जो आपका माउस है उसके ऊपर व्हील लगा होता है, उसे आप घुमाते जाएंगे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, वो जूम इन का होगा, जूम आउट होगा। तो क्या करेंगे जी, Ctrl+स्क्रॉल व्हील जो है ये यूज करेंगे आप जूम इन और जूम आउट के लिए। हाँ जी, शॉर्टकट टू इंसर्ट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक हमारे पास क्या होता है, ये जैसे मिसाल के तौर पे आप अक्सर देखते हैं जो है ना जी, हमारा मिसाल के तौर पे मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, पूरी एक स्टेटमेंट लिखी, उसमें मैंने एक जगह लिख दिया PSGacademy.com, उस पर ऊपर मैंने क्या किया जी, हाइपरलिंक लगा दिया। उसका कलर थोड़ा सा ब्लू हो जाएगा, आप जैसे उसके, या ग्रीन हो जाएगा, थोड़ा सा उस पर दूर से शो होगा जी यार, इसका वर्डिंग जो है उसका कलर थोड़ा सा चेंज आपको नजर आएगा कि हाइपरलिंक लगा हुआ है। जैसे आपको क्लिक करेंगे वो PSGacademy.com की पूरी वेबसाइट के ऊपर आपको ले जाएगा। अक्सर आप जो ना किसी बंदे की स्टोरी अगर पढ़ रहे हैं गूगल के ऊपर, वहां जाते हैं, तो आप किसी नाम जो है ना वो कलर उसका चेंज हुआ हुआ मिलेगा आपको, उस पर जैसे क्लिक करेंगे उस बंदे के बारे में बाकी सारी जो चीजें थी जो भी आप उसके ऊपर लगाएंगे हाइपरलिंक में। अच्छा, हाइपरलिंक में क्या लगाया जा सकता है, किसी वेबसाइट का लिंक लगाया जा सकता है, पिक्चर भी लगाई जा सकती है इवन, ठीक है, इस तरह से भी पूछता है। तो हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की Ctrl+K पूछता है वो, एक तो शॉर्टकट की याद रखेंगे। दूसरा ये क्या होता है, किसी दूसरी वेबसाइट का, किसी दूसरी इंफॉर्मेशन उसके रिलेटेड कोई आपने देनी है, कोई वेबसाइट का लिंक है, कोई पिक्चर लगानी है, ये सारी चीजें लगाई जा सकती हैं हाइपरलिंक के अंदर। ठीक है, तो ये बेटा आपका पेपर था, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ इसका फायदा हुआ होगा। आपका कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हुआ, मैक्सिमम पोर्शन उसका हो गया है। थोड़ा बहुत अगर कोई MCQs रह गए हैं तो मैं करवा दूंगा बेटा आपको। इंग्लिश आपकी चल रही है, इंशाल्लाह एग्जाम से पहले आपकी इंग्लिश भी हो जाएगी। इस तरह से आपका जो 80 नंबर का पोर्शन है, 40 का कंप्यूटर, नोट्स भी आपको मिल गए हैं, उन्हीं को पढ़े मैक्सिमम जितना पढ़ सकते हैं आप, और 40 नंबर की आपकी इंग्लिश है। ठीक है, ये दो आपके सब्जेक्ट हैं, हम इन्हें कवर करने की कोशिश करें, उनका इंशाल्लाह इम्तिहान से पहले हम कर लेंगे। जीके के नोट्स भी हम आपको कुछ शेयर करेंगे इंशाल्लाह, कल हो जाएंगे। जीके के मैंने कह दिया है कि जनरल नॉलेज का जो 20 नंबर का पोर्शन है उसके भी कुछ नोट्स शेयर करें, और इंशाल्लाह इम्तिहान से एक दिन पहले आपको करंट अफेयर भी करवाएंगे। आधे घंटे 40 मिनट या 1 घंटे की जो वीडियो है रिकॉर्ड करके हम आपको करंट अफेयर की भी देंगे, ताकि आपका वहां से भी 1-2 क्वेश्चन अगर आए करंट अफेयर का तो वो भी आपका कवर हो जाए। इस तरह से चलेंगे तो इंशाल्लाह आप जरूर शॉर्ट लिस्ट होंगे।
टाइम नहीं वेस्ट करना, 10 से 12-15 घंटे जितने मैक्सिमम दे सकते हैं दे अपनी प्रिपरेशन को, ठीक है। जितना हो सकता है मैक्सिमम टाइम दें। पढ़ना क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, लेक्चर जो आपको हम दे रहे हैं कंप्यूटर पे जो लेक्चर दिए थ्योरी टाइप मैंने जिस तरह से मैंने पढ़ाया है बेटा, इस तरह से आप पूरा पाकिस्तान फिरें, आपको उस तरह से एक एक चीज़ को एक देसी तरीके से एक लेमैन को जैसे समझाया जाता है वैसे मैंने समझाया। मेरे ख्याल से आपको इससे आसान कोई और मेथड नहीं है आपको समझाने का। एक मैट्रिक पास बंदा है जिसने ज़िंदगी में कभी कंप्यूटर नहीं चलाया, वो भी लेक्चर सुन लेगा और उसे थोड़ा सा याद कर लेगा, रिवाइज कर लेगा, तो मेरे ख्याल से कमीशन के जो कंप्यूटर है वो कर लेगा, ठीक है। इसी तरह से इंग्लिश में कोशिश करूंगा, एक लेक्चर मैंने आपको कल दिया था, एक आज दिया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला। उसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है यार ये तो बहुत मुश्किल इंग्लिश है, आसान करके मैंने आपको एक देसी अंदाज में समझाने की कोशिश की है। बाकी शाह साहब भी लेकर चल रहे हैं और आपके सेरोनेम एंटोनियम का पोर्शन वही पास पेपर वाले करने हैं आपने, उस पर वीडियोज़ बना के हमने आपको दे दी हुई है। आज ये सेरोनेम एंटोनियम की वीडियोस दोबारा शेयर करवाएं इनके साथ, ठीक है, सारी पूरी प्लेलिस्ट बना के, ताकि किसी बच्चे का ये उज़र ना रहे जी मुझे नहीं मिली थी, ठीक है। इसी तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी इंशाल्लाह कल से कोशिश करेंगे, हम आपको प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। इसमें वीकेंड है, शाह साहब कर गए हुए हैं तो इंशाल्लाह वो आ जाएंगे, आज रिकॉर्ड कर लेंगे लेक्चर आपको। और इसी तरह से ईडीएम भी अब वही पास पेपर वाले करें, जो मैंने आपको इंग्लिश की फाइल दी बेटा वो पास पेपर की इंग्लिश है, उसी में से आपके सिनोनिम एंटोनिम आएंगे इंशाल्लाह, उसी में से आपके जो है ना ईडीएम्स होंगे, उसी में से आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या एनालॉजी का क्वेश्चन होंगे। वो सबसे पहले है बेटा, मैंने आपको बताया था आपका पेपर जो है कंप्यूटर कल क्लास एंड हो गई थी, मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी थी, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो इसीलिए मैं अगेन बता रहा हूँ ताकि वो जो बच्चे जो क्लास में नहीं आए वो भी क्या करें जी, सुन ले इस बात को बेटा। आपका कंप्यूटर ने पेपर बनाना है, किसी इंसान ने नहीं बनाना। पीपीएससी के पास एक डेटा बैंक है, पीपीएससी का क्या है जी, एक डेटा बैंक है, मिसाल के तौर पे उसके अंदर जो है ना जी 5000 क्वेश्चन है, किसके जी, कंप्यूटर के, और 5000 ही क्वेश्चन है उसके अंदर इंग्लिश के। आप कंप्यूटर से कमांड दी जाएगी, जिस तरह हमारी वेबसाइट के ऊपर कमांड दी जाती है, हमारा सेम वैसे ही पैटर्न है, जैसे पीपीएससी पेपर बनाएगा कंप्यूटर वैसे ही हमारी वेबसाइट पे आप कंप्यूटर बना सकते, पेपर बना सकते हैं। आप कमांड दे जी 10 सवाल कंप्यूटर के, 10 इंग्लिश के, 20 फलां के, 20 फलां के, पेपर बना के दीजिए, हमारी वेबसाइट आपको बना के दे देगी। सेम पीपीएससी भी ऐसे ही बनाता है, वो कमांड देंगे कि 10 क्वेश्चन जी या 40 क्वेश्चन कंप्यूटर के दें, 40 क्वेश्चन हमें इंग्लिश के दें। अब जो उनका डेटा बैंक है 5000 क्वेश्चन उनके कंप्यूटर के हैं, 5000 किसके हैं जी, इंग्लिश के हैं। अब कंप्यूटर उन्हीं में से सवाल उठाएगा ना, उनमें से क्या करेगा, 40-40 क्वेश्चन निकालेगा, मिक्स करके आप दे देगा आपको, ठीक है। आपका पेपर इस तरह से बनेगा। अभी जो 5000 हैं इसमें से 1000 क्वेश्चन हमने आपको दिया है, उसी डेटा बैंक का 1000 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर का हमने आपको दिया है। जो इंग्लिश के 5000 हैं उसमें से हमने आपको तकरीबन 2500 क्वेश्चन राउंड अबाउट हमने आपको उसका उसी डेटा बैंक में से निकाल के दे दिया हुआ है। पास पेपर के सवाल है ना, उसी डेटा बैंक में से आए। अब जब वो इसमें से पेपर बनाएगा, ये वाले जो 1000 है वो भी तो इसमें मौजूद है, ये 2500 भी इसमें मौजूद है। कंप्यूटर ने ये थोड़ी देख रहा है कि यार 1000 जो है ये तो जो है ना जी पहले मैंने बना दिए थे, अब इनमें से मैंने रिपीट नहीं करना, ऐसे थोड़ी होता है। तो जैसे इसमें से पेपर बनाएगा तो वो जो आपने याद किए हुए हैं उसमें से भी 10, 20, 30, 40 सवाल रिपीट हो जाएंगे जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। जो डेटा हमारे पास आ गया है, जो हमने तैयार कर लिया है, उसमें से 20, 30, 40, 50 सवाल रिपीट हो सकते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हर चीज को छोड़ के आप क्या करें जी, ये वाला जहां से आने के चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है, वो करें। इसीलिए मैं आपको पास पेपर करने का कह रहा होता हूं कि वही पास पेपर करें, वहां से सवाल रिपीट होते हैं। फिर मैंने आपको जो रिपीट नहीं होते होंगे, जो नए होंगे, वो मैंने आपको कंसेप्ट बेस करवा दिए थ्योरी की शक्ल में। तो जो बंदा इन दोनों चीजों को साथ लेके चलेगा वो शॉर्ट लिस्ट होगा। जो सिर्फ इन पे खड़ा रहेगा तो 40-50 सवाल आ भी जाए तो बाकी मेरिट के लिए तो 70 नंबर आने चाहिए, बाकी 20 नहीं निकाल सकेगा। जो सिर्फ लेक्चर पे खड़ा रहेगा
वो 30-40 सवाल लेक्चर में से तो उसके आ जाएंगे, उसके ये 40 नंबर इधर से चले जाएंगे। वो फिर वहीं खड़ा है, मेरिट में आने के लिए तो 70+ में आपको जाना है। बात समझ आ रही है? इन दोनों चीजों को लेके चलना है आपने। ये जो मैंने आपको दी फाइलें बना के, वन लाइनर बना के, ये वही सवाल है 2021 से लेके 2025 तक जितने पेपर हुए बीपीएससी के, जितने पेपर हुए, उनमें से इंग्लिश और कंप्यूटर का पोर्शन निकाल दिया हमने। क्योंकि ज्यादा पोर्शन ही आपका वो या कोई बेवकूफ आदमी ही होगा जो इन 80 नंबर को छोड़ के 20 नंबर के पीछे भाग रहा होगा। पहले 80 को कवर करें, टाइम मिल जाए तो 20 को भी कवर कर लीजिएगा। लेकिन टाइम नहीं है। स्मार्ट वर्क क्या होता है? जिस चीज की जितनी जरूरत होती है आप उतना ही करते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें लेके चलें, आप इंशाल्लाह शॉर्टलिस्ट होंगे, रिकमेंड होंगे। वर्ड को समझें आप, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें। ठीक है बेटा, जो बच्चे जाना चाहते हैं वो चले जाएं, जो सवाल पूछ रहे हैं वो बैठे रहें।